नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube उम्मीद है आप दोस्तों ठीक है। कुछ ऐसी मेडिकल थी जिस 4 या 5 दिन और मैं आज से कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी क्लास रेगुलर हो। आज सेशन में लोगों को प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व के बारे में सर उन जनजाति व्यक्तित्व के बारे में 1257 की इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि कुछ और जनजातीय व्यक्तित्व हैं जो राजनीति से जुड़े हैं और कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज का जो ये लेक्चर तो बात मुख्य जो कला से संबंधित जनजातीय व्यक्तित्व हैं, राजनीति से जुड़े जनजाति। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कला से जुड़े जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में और इनसे किस तरह के प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आपको आइए ध्यान रखिए और समझ। देखिए, सबसे पहले जनजाति कला से जुड़े वाले जनजाति कला से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनमें सबसे पॉपुलर एक नाम है, आप सब इस नाम से परिचित हैं और एमपीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भूरी बाई। देखिए, भूरी बाई भील यहाँ पर मैंने लिख दिया है जिससे आपको याद रहे कि ये भील जनजाति से आती है, लेकिन किस तरह के प्रश्न इनसे बनते हैं और किस तरह की पर्सनैलिटी थी, आइए हम बात करते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि भूरी बाई का जो जन्म है 1960 के दशक में पिटोल गांव में हुआ था। तो मुझे लगता है जो पहला क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि कलाकारों से हमेशा यही पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भूरी बाई का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था या किस गांव से इनका संबंध है, तो याद रखिएगा झाबुआ जिले के पिटोल गांव से है। संभवतः इनके वर्थ ईयर मतलब एग्जैक्ट नहीं है डेट ऑफ बर्थ, शायद इसीलिए बहुत सारी जगह पे यही लिखा है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो झाबुआ के पिटोल गांव में भूरी बाई का जन्म हुआ था, पहली चीज। दूसरी खास बात यह है कि ये जो है मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीली चित्रकार हैं। ठीक है, कौन है? भूरी बाई प्रसिद्ध भीली चित्रकार हैं और जो खासकर प्रसिद्ध किसके लिए? पिथौरा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। पिथौरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिथौरा में किसका? पिथौरा में बहुत सारी चीज़ों का चित्रांकन किया जाता है, परंतु इसके सेंटर में घोड़ा होता है, इसीलिए हम जानते हैं कि पिथौरा में मुख्यतः घोड़ों का चित्रांकन किया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, यह प्रथम भीली, इसमें एक वर्ड आप ऐड कर दीजिएगा, यह प्रथम भीली महिला चित्रकार हैं। ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह प्रथम भीली महिला चित्रकार हैं जिन्होंने चित्रकला के लिए कागज और किसका प्रयोग किया था? कागज और कैनवास का प्रयोग किया। यानी भील जनजाति की पहली महिला ऐसी चित्रकार थी जिन्होंने कागज और कैनवास का इस्तेमाल किया था। इससे पहले ये जो अपना जनजातियों में जिस तरीके के चित्र बनाए जाते हैं वही बनाए जाते थे। तीन महत्वपूर्ण बातें भूरी बाई के बारे में हो चुकी हैं। नंबर 1, इनका बर्थ झाबुआ जिले के पिटोल गांव में हुआ था। नंबर 2, ये भील जनजाति की प्रसिद्ध चित्रकार है। नंबर 3, ये प्रथम भील जनजाति की महिला हैं जिन्होंने कागज और कैनवास का प्रयोग चित्रों के लिए किया था। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं भूरी बाई के चित्रों में। भूरी बाई ने अपने चित्रों में वन, जानवर, स्मारक स्तंभ, झोपड़ियाँ, हाट बाजार, ठीक है, हाट बाजार, इसके अलावा उत्सव, फेस्टिवल, भील देवी देवताओं को तथा भील जनजाति के प्रत्येक पहलू को समाहित किया है। क्योंकि वो भील जनजाति से आती हैं, इसीलिए उन्होंने अपने चित्रों में जितनी भी भील जनजाति की विशेषताएं हैं, चाहे उनके देवता हो, चाहे उनके स्तंभ हो, चाहे उनके हाट बाजार हो, सबको चित्रित किया है। नेक्स्ट देखेंगे क्या क्या सम्मान भूरी बाई को मिला है। तो भूरी बाई को सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, देखिए ये पुरस्कार आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार सबसे पहले कलाकार को अगर कोई पुरस्कार देता है तो वो है कौन सा? शिखर सम्मान। तो 1986 और 87 में भूरी बाई को सबसे पहले शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर 1998 में भूरी बाई को कौन सा? अहिल्या बाई सम्मान या अहिल्या देवी सम्मान से सम्मानित किया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर में ये पूछते हैं, पद्मश्री 2021 में भारत सरकार द्वारा, कब? 2021 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ साथ इन्हें रानी दुर्गावती सम्मान और मध्य प्रदेश गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भूरी बाई हैं। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूरी बाई को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। 4 ऑप्शन में 3 में इनमें 3 पुरस्कार दे देंगे, एक शिखर सम्मान, देवी अहिल्याबाई सम्मान, पद्मश्री, और चौथे में कुछ ऐसा डालेंगे जो इनको नहीं मिला है।
तो याद रखिए शिखर सम्मान, देवी अहिल्याबाई सम्मान, पद्मश्री 2021 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इनको रानी दुर्गावती सम्मान और मध्य प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। देखिए भूरी बाई आखिर इतनी चर्चा में क्यों आई, तो इनके जीवन में हम एक व्यक्ति का नाम बहुत ध्यान से सुनेंगे और उनका नाम है प्रख्यात चित्रकार जे स्वामीनाथन। क्या नाम है? प्रख्यात चित्रकार जे स्वामीनाथन। इन्होंने दो लोगों की लाइफ को प्रेरित किया है चित्रकारी के लिए। एक कौन है? एक है हमारी भूरी बाई। देखिए जो जे स्वामीनाथन है ये भारत भवन जो भोपाल में है उसके डायरेक्टर थे और भूरी बाई भारत भवन में एक मजदूर के तौर पर काम करने के लिए आई थी। भारत भवन जानते हैं ना दिल्ली में, जिसके आर्किटेक्ट का नाम चार्ल्स कोरिया है। तो जे स्वामीनाथन ने जब देखा कि भूरी बाई फुर्सत में कुछ पेंटिंग्स बनाती थी तो उन्होंने यानी जे स्वामीनाथन ने उनको क्या किया, उनको मोटिवेट किया, उनको प्रोत्साहित किया कि आप बहुत अच्छा चित्र बनाती हैं, आप कागज और कैनवास पे चित्र बनाइए, आपके चित्र बहुत अच्छे रहेंगे। तो जे स्वामीनाथन की प्रेरणा से या इन्होंने उनको प्रेरित किया और फिर भूरी बाई क्या होती हैं, चित्रकला में आ जाती प्रोफेशनली। उससे पहले वो एक मजदूर के तौर पर काम कर रही थी। भूरी बाई ने एक पुस्तक याद रखिएगा जिसका नाम है डॉटेड लाइंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डॉटेड लाइंस, एक बुक है। डॉटेड लाइंस की जो राइटर है उनका नाम देवयानी मुखर्जी है और देवयानी मुखर्जी के द्वारा लिखित ये पुस्तक है और इसकी सह लेखिका यानी इस पुस्तक में भूरी बाई ने भी लेखन किया है, आप ऐसा समझ लीजिए। तो भूरी बाई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी थी मेरे द्वारा आपको दी गई। यानी एक डॉटेड लाइंस नामक पुस्तक है जिसकी मेन लेखिका हैं देवयानी मुखर्जी। इसमें सह लेखिका का काम किसने किया है? भूरी बाई ने किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भूरी बाई को किसने चित्रकला के लिए प्रेरित किया था, उनका नाम जे स्वामीनाथन है जो भारत भवन के डायरेक्टर थे। भूरी बाई ने भारत भवन में मजदूरी के तौर पर काम किया था। वर्तमान में जो भूरी बाई है यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत भवन भोपाल में कार्यरत हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि जो भूरी बाई हैं वो मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद जो भोपाल है उसमें कार्यरत हैं। किसमें कार्यरत हैं? मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद में कार्यरत हैं। तो ये थी हमारी भूरी बाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो किससे संबंधित है? पिथौरा से संबंधित है। आगे बढ़े, चलें दूसरे हमारे आदिवासी चित्रकार की तरफ। मैं चाहता हूं कि पहले आप इनका नाम पढ़ लीजिए, ठीक है? शांता भूरिया, जिससे कि आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी। शांता भूरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शांता भूरिया, आप चाहो तो शांता भूरिया या इनके आगे भील भी लिख सकते हैं, शांता बाई या शांता भूरिया और भील भी लिख सकते हैं, जिससे आपको याद रहे कि ये भील जनजाति की थी। ठीक है, कौन है यह प्रसिद्ध चित्रकार? ये जो प्रसिद्ध भीली चित्रकार हैं भूरी बाई, उनकी पुत्री हैं। ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने आपको किन के बारे में पढ़ाया? भूरी बाई के बारे में पढ़ाया। तो ये जो है भूरी बाई की क्या है? पुत्री है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इनको सीक्वेंस में बता रहा हूँ। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि शांता भूरिया या शांता बाई या शांता भूरिया भील कौन है, तो याद रखिएगा यह प्रसिद्ध भीली चित्रकार भूरी बाई की पुत्री है। यानी भूरी बाई ने अपनी बेटी जिनका नाम शांता भूरिया है उनको अपनी चित्रकला के जो गुण हैं वो दिए हैं। और याद रखिएगा अब क्योंकि भूरी बाई किस जिले की थी? झाबुआ जिले के पिटोल गांव की। इनका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था। समझ में आ गया? क्योंकि इनकी बेटी हैं। तीसरी खास बात है, याद रखिएगा यह भील जनजाति की युवा चित्रकार हैं। कैसी चित्रकार हैं? क्योंकि ये भूरी बाई की बेटी हैं तो युवा चित्रकार हैं। और भूरी बाई ने इनको बताया कि भैया चित्रकारी में भी एक अच्छा कैरियर है। तो यह भील जनजाति की युवा चित्रकार हैं जो पिथौरा दे, पर्यावरण तथा भीली लोक कथाओं के चित्रांकन का कार्य करती हैं। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि शांता भूरिया भील कौन है। तो दो नाम हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। भूरी बाई को पद्मश्री कब मिला है? 2021 में मिला है। शिखर सम्मान कब मिला था? 1986-87 में मिला था। उसके बाद अहिल्याबाई सम्मान मिला था, रानी दुर्गावती सम्मान मिला है और मध्य प्रदेश गौरव सम्मान मिला है। ये जो है शांता भूरिया उनकी पुत्री हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इससे एक और इसी से जुड़े कलाकार के पास और उनका नाम है श्री पेमा फल्या जी। देखिए श्री पेमा फल्या जी को कौन नहीं जानता? जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्री पेमा फल्या। ठीक है, इनका जो जन्म है वो चंद्रशेखर आजाद नगर में हुआ था
और ये जो चंद्रशेखर आज़ाद नगर है वो वर्तमान में किस जिले में आता है? वर्तमान अलीराजपुर जिले में आता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चंद्रशेखर आज़ाद नगर। ठीक है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था श्री पेमा भल्ल्या का। ये भी किस जनजाति के हैं? ये भील जनजाति के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ठीक है, कौन है श्री पेमा भल्ल्या? श्री पेमा भल्ल्या एक प्रसिद्ध एक भीली चित्रकार हैं जो पिथौरा चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कलाकार थे, क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं है। एमपीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी भी पूछा जाए कि पिथौरा का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार, यानी पिथौरा कला जिसके लिए हमने भूरी बाई को पढ़ा, शांता भूरिया को पढ़ा, लेकिन पिथौरा कला के अब तक के सर्वश्रेष्ठ कलाकार कौन हैं? तो उनका नाम है श्री पेमा भल्ल्या, जो इनका बर्थ प्लेस क्या है? चंद्रशेखर आजाद नगर, जो कि कहाँ पर पड़ता है? अलीराजपुर में। श्री पेमा भल्ल्या को 1986 में शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। ये इनका पहला सम्मान था जो मध्य प्रदेश सरकार ने इनको दिया था। दूसरा, 2017 में इनको तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया। किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दो इनको सम्मान मिले हैं, संभवतः इनको बड़ा पुरस्कार नहीं मिल पाया। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट बात हो गई। तीसरी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, तीसरी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान देना है, श्री पेमा भल्ल्या ने अपने पुत्र दिलीप, भूल मत जाइएगा, और भांजे जिनका नाम है थावर सिंह को इस कला में पारंगत किया है। अब अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझें तो मैंने आपको पिथौरा के लाइन से चित्रकार बता दिए। एक आपको बता दी भूरी बाई, जो पिथौरा की एक चित्रकार हैं या भील जनजाति की चित्रकार हैं। दूसरे आपको बता दी शांता भूरिया, जो इनकी बेटी हैं और पिथौरा और भील जनजाति की चित्रकार हैं। तीसरे नंबर पे आपको बता दी श्री पेमा भल्ल्या जी, और पेमा भल्ल्या जी के दो और उत्तराधिकारी बता दी। एक का नाम दिलीप जो उनके बेटे हैं, और एक हैं थावर सिंह जो उनके भांजे हैं। ये आपको नाम याद रखने हैं हर हाल में, क्योंकि ये सारे के सारे कौन हैं? ये भील चित्रकार हैं। आप इन सब को एक जगह पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भूरी बाई, शांता भूरिया माँ और बेटी हैं, याद रखिएगा। पेमा भल्ल्या और दिलीप पिता पुत्र हैं, और थावर सिंह जो हैं वो उनके भांजे हैं। इस प्रकार मैंने आपको भील चित्रकारों के बारे में बता दिया। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जब हम पिथौरा की बात करते हैं तो पिथौरा में मैंने बताया क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पिथौरा भीलों का एक धार्मिक अनुष्ठान है। क्या है बच्चों? पिथौरा भीलों का एक धार्मिक अनुष्ठान, भीलों का एक धार्मिक अनुष्ठान है, याद रखिएगा। यानी इसका संबंध धर्म से है। किससे है? धर्म से है। और इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने भी चित्र बना दिया और उनको एक्सेप्ट कर लिया, नहीं। इसका विशेष एक आयोजन होता है। तो यहाँ लिखा है पिथौरा की विशेषताएं। पिथौरा में मुख्यतः घोड़ों का चित्रांकन किया जाता है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ घोड़ों का ही चित्रांकन होता है। इनके देवताओं का चित्रांकन होता है, बहुत सारी चीज़ों का चित्रांकन पिथौरा में किया जाता है। पिथौरा धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, घर की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, याद रखिएगा, जिसमें घोड़ा केंद्र में होता है, इसलिए हम इसमें घोड़े को हाईलाइट करते हैं। इसमें इनके देवी देवताओं के बहुत सारे चित्र बनाए जाते हैं। पिथौरा का जो चित्रकार होता है उसे लिखिंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिखिंदर या लिखिंद्रा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिथौरा के चित्रकार को क्या कहते हैं? लिखिंद्रा या लखंद्रा। ठीक है, कहा जाता है जिसे पिथौरा के बदले कुछ धान्य दिया जाता है। यानी जो भी व्यक्ति पिथौरा के चित्र बनाता है उसको क्या दिया जाता है? पिथौरा के बदले कुछ अनाज या धान्य दिया जाता है। देन हम लोगों ने लिखा है कि पिथौरा विशेष मुहूर्त में होता है। ऐसा नहीं कि कभी भी आप पिथौरा के चित्र बनाने के लिए बैठ गए, किया जाता है। जैसे शनिवार और रविवार को नहीं किया जाता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे लगता है आपको याद रखनी चाहिए कि पिथौरा में रावण को 12 सिरों वाला बनाया जाता है। तो पिथौरा चित्रकला में रावण को कितने सिरों वाला बनाया जाता है? 12 सिरों वाला बनाया जाता है। बताते हैं कि जब पिथौरा का आयोजन होता है यानी चित्र बनाए जाते हैं तो गांव का जो पुरोहित होता है उसे बुलाया जाता है। अगर पुरोहित कह देगा कि ये जो चित्र हैं वो धार्मिक अनुष्ठान के हिसाब से सही हैं, तभी उनको सही माना जाता है, तभी इस अनुष्ठान को पूरा माना जाता है। अगर पुजारी ने कह दिया ये सही नहीं है तो इसको कंप्लीट नहीं माना जाता। तो ये हैं हमारे पिथौरा के फेमस चित्रकार श्री पेमा भल्ल्या, भूरी बाई, शांता भूरिया। इसके साथ साथ इनके जो बेटे उनका नाम दिलीप सिंह है और उनके भांजे का नाम थावर सिंह है। मुझे उम्मीद है कि आपको इतने नाम याद हो जाएंगे। पेमा भल्ल्या ने अपने बेटे को दिलीप सिंह को
और अपने भांजे थावर सिंह को इस कला में पारंगत किया है। श्री पेमा फल्या अब हमारे बीच नहीं है, इनका निधन हो चुका है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ और चित्रकारों के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से सुनेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं यहां से। चलिए, जनगढ़ सिंह श्याम, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं आप वैसे याद रख सकते हैं। जनगढ़ सिंह श्याम मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्तमान एग्जाम की दृष्टि से। जनगढ़ सिंह श्याम या ऐसे इन्हें जंगड़ सिंह श्याम कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगड़ सिंह श्याम। कहाँ इनका बर्थ प्लेस है? देखिए, इनका जो जन्म है वो एक जगह है पाटनगढ़, और पाटनगढ़ पड़ता है मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में। पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकेले ये पाटनगढ़ से नहीं है, इसीलिए पाटनगढ़ को चित्रकारों का गांव कहते हैं। कभी एग्जाम में पूछा जाए किस गांव को चित्रकारों का गांव कहते हैं, तो चित्रकारों का गांव कहलाता है कौन सा? पाटनगढ़। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने कह दिया कि पहली लाइन से ही क्वेश्चन है। ये गौड़ चित्रकला के सबसे पुराने, सबसे प्रसिद्ध चित्रकार हैं, यानी कि जो स्थान भीलों में श्री पेमा फल्या जी का है, वही स्थान गौड़ जनजाति में जनगढ़ सिंह श्याम का है। तो जनगढ़ सिंह श्याम के बारे में पहली इंपॉर्टेंट लाइन क्या हो गई कि यह डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ गांव से में इनका जन्म हुआ था। बताते हैं कि जब इनका जन्म हुआ उसी दिन गांव में जनगणना वाले आए थे, इसीलिए जब इनके पिता को पता चला तो उनके पिता ने इनका नाम जनगढ़ रख दिया। जनगढ़ मतलब जनगणना वाले दिन इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, तो पाटनगढ़ गांव कहाँ पर है? याद रखिएगा, पाटनगढ़ गांव कहाँ पर? डिंडोरी जिले में है, और याद रखेंगे आप ये चित्रकारों का गांव कहलाता है। नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ आगे, यह प्रसिद्ध गौड़ चित्रकार थे, क्योंकि अब ये हमारे बीच नहीं है। यह प्रसिद्ध गौड़ चित्रकार थे जिनका जन्म डिंडोरी जिले के एक गौड़ प्रधान परिवार में, ये प्रधान नहीं है प्रधान होता है, आपको पता हो प्रधान जो है गौड़ों की एक उपजाति होती है, तो प्रधान लिखिएगा आप, बना रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। प्रधान, लेखन में मिस्टेक हो जाती है, प्रधान परिवार में हुआ था। ठीक है, इन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने भारतीय कला के नए स्कूल, जिसे जंगल कलाम, या कहीं कहीं जब आप किताब पढ़ोगे तो उसमें जंगल कलाम लिखा रहता है, वैसे अगर आप ध्यान से सुने तो ये जंगल कलाम नहीं हो सकता, ये क्या होगा? ये जंगल कलाम होगा, क्योंकि इनके नाम से जाना जाएगा। इन्होंने गौड़ चित्रकला में एक नई दिशा दी, गौड़ चित्रकला को एक नई पहचान दी, और एक नए पेंटिंग की शुरुआत की, जिसे इनके नाम से जंगल कलाम, या किताबों में इसे जंगल कलाम कहा जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि जंगल कलाम होगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? 3 खास बातें हो गई हैं। अगर आपसे पूछा जाए जनगढ़ सिंह श्याम किस जनजाति से? गौड़। कहां पर इनका बर्थ हुआ था? पाटनगढ़, जिसे चित्रकारों का गांव कहते हैं, डिंडोरी जिले में। इन्होंने चित्रकला की किस शैली को जन्म दिया? जंगड़ कलाम। ठीक है, अब आते हैं, देखिए यहां पर फिर लिखा हुआ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मैंने कहा था ना कि 2 लोगों की जिंदगी में इनका नाम आएगा। भारत भवन के निर्देशक जगदीश स्वामीनाथन, जिनका नाम मैंने अभी बताया था भूरी भाई में, जे स्वामीनाथन। जगदीश स्वामीनाथन भारत भवन के डायरेक्टर थे, जिन्होंने भूरी भाई को प्रेरित किया। तो उनकी नज़र, जब इनको पता चला जे स्वामीनाथन को कि भैया ये जनगढ़ सिंह श्याम अच्छे चित्र बनाते हैं, तो उन्होंने इन्हें भोपाल बुलाया। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है, भारत भवन के निर्देशक जगदीश स्वामीनाथन के अनुग्रह पर यह कहाँ आए? यह भोपाल में एक पेशेवर कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। कहीं ना कहीं कहें तो इस बात को हम कह सकते हैं कि जे स्वामीनाथन ने भी इनको प्रेरित किया। ठीक है, अब 1982 में जब भारत भवन का उद्घाटन हुआ, आप जानते हैं ना, 1982 में भोपाल भवन लिख गया, वैसे वो भारत भवन है, यही हो जाता है कि कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। ये कौन सा भवन है बेटा? भारत भवन है, टाइपिंग मिस्टेक है। कौन सा भवन है? भारत भवन। क्या बोलते हैं? भारत भवन। तो भारत भवन के उद्घाटन के समय सर्वप्रथम जिसके चित्र उसमें प्रदर्शित किए गए थे, तो वो थे कौन? जनगढ़ सिंह श्याम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इंपॉर्टेंट कैसे बनते हैं समझो। आपसे इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत भवन के उद्घाटन के समय किस चित्रकार के चित्र सबसे पहले प्रदर्शित किए गए? वो हैं जनगढ़ सिंह श्याम। तो भारत भवन का जब उद्घाटन हो रहा था तो इनके चित्रकों को सबसे पहले प्रदर्शनी में रखा गया था।
आपको जानकर एक और बात हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश की विधानसभा और मध्य प्रदेश के भारत भवन के कई जगहों पर इनके चित्र बने हुए हैं। तो आइए देखिए, ये लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कैसे समझना है आप समझते जा रहे हैं ना। मध्य प्रदेश की विधानसभा एवं भारत भवन के गुंबद को इन्होंने ही चित्रित किया है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के किस जनजातीय चित्रकार ने मध्य प्रदेश की विधानसभा और भारत भवन को चित्रित किया है। वो है हमारे श्री जनगण सिंह श्याम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। श्री जनगण सिंह श्याम प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने गौण चित्रकला को कागज एवं कैनवास के रूप में उतारा या कागज और कैनवास का प्रयोग किया था। आपको जानकारी होगी, मैंने आपको पहले पढ़ाया है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इन्हें गौण चित्रकला का पितामह कहते हैं। क्या कहते हैं? गौण चित्रकला का पितामह किसे कहा जाता है? गौण चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? तो गौण चित्रकला का पितामह कहा जाता है श्री जनगण सिंह श्याम को। किसे कहा जाता है? श्री जनगण सिंह श्याम को गौण चित्रकला का पितामह कहा जाता है। ये पहले ऐसे गौण व्यक्ति थे जिन्होंने कागज और कैनवास का प्रयोग किया था। जैसे भीलों में सबसे पहले कागज और कैनवास का प्रयोग करते हैं श्री पेमा फल्या और महिलाओं में सबसे पहले करती हैं भूरीबाई, वैसे ही गौणों में सबसे पहले कागज और कैनवास का प्रयोग किया था हमारे जनगण सिंह श्याम ने। तो इन्होंने गौण चित्रकला को कागज एवं कैनवास पे उतारा। इन्होंने गौण देवता, किसके चित्र बनाए? गौण देवता, जानवरों के कटआउट शैली जिसमें बाघ, खासकर बाघ और हिरन, कटआउट शैली के चित्रों में बाघ लिखा हुआ है, बाघ, हिरन, कछुए के चित्रों का चित्रण किया। इन्होंने अपने चित्रों में डॉट्स का प्रयोग किया, रंगीन डॉट्स। अब अगर एग्जामिनर उठाना चाहे तो इस प्रश्न को भी उठा सकता है। कैसे उठा सकता है? किस चित्रकार ने अपने चित्रों में रंगीन डॉट्स का प्रयोग किया है? जनजातीय चित्रकारों की बात हो रही है तो रंगीन डॉट्स का प्रयोग किया। इनकी मृत्यु 2001 में मिथिला संग्रहालय में हुई थी, जो कि जापान में है, क्योंकि लास्ट टाइम में ये जापान में शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, और मध्य प्रदेश सरकार इनको कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पुरस्कार नहीं दे पाई और उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई। 1986 में शिखर सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनको दिया गया था। ये है हमारे जनगण सिंह श्याम। जो लोग मुझे सुन रहे हैं इनकी 5 खास बातें याद रखिएगा। इनका बर्थ प्लेस पाटनगढ़ डिंडोरी। दूसरा, गौण जनजाति के इन्हें क्या कहते हैं? गौण चित्रकला का पितामह। तीसरा, पहले ऐसे गौण चित्रकार हैं जिन्होंने कागज कैनवास का प्रयोग किया। चौथा, भारत भवन और विधानसभा में इनके चित्रों को प्रदर्शित किया गया। और छठवीं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 1986 में कौन सा शिखर सम्मान से सम्मानित किया था। तो मुझे लगता है आपको जनगण सिंह श्याम जैसे समझ में आ गए होंगे। जनगण सिंह श्याम की एक और खास बात बता देता हूं मैं आपको। जनगण सिंह श्याम वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गौण चित्रकला को पहचान दी, यानी अगर ये नहीं होते तो गौण चित्रकला हमारे सामने नहीं आती। अब जो इनकी पीढ़ी में अगला आएगा वो उस कला को और आगे ले जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि जनगण सिंह श्याम ने गौण चित्रकला को देशवासियों के आगे रखा। अब जो इनका उत्तराधिकारी बनेगा वो उस चित्रकला को दुनिया में फैलाएगा। और आइए मिलाते हैं आपको इनके उत्तराधिकारी से, जिनका नाम है भज्जू सिंह श्याम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए होंगे भज्जू सिंह श्याम एमपीपीएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, भज्जू सिंह श्याम के बारे में समझिए। इनका जन्म भी पाटनगढ़ में हुआ था। और पाटनगढ़ कहाँ है? डिंडोरी जिले में है। आप समझ गए ना, पाटनगढ़ को मैंने चित्रकारों का गांव क्यों कहा है? यही रीजन है, इन्हें चित्रकारों का गांव कहते हैं। इस गांव को चित्रकारों का गांव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाटनगढ़ को चित्रकारों का गांव कहा जाता है, क्योंकि भारत के 2 फेमस चित्रकार जो कि गौण जनजाति से आते हैं उनका जन्म इसी गांव में हुआ था। दूसरा नाम है भज्जू सिंह श्याम। तीसरी इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, ये प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनगण सिंह श्याम ने गौण चित्रकला को देश में फैलाया और यह प्रसिद्ध आदिवासी या गौण चित्रकार हैं जिन्होंने गौण चित्रकला को कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। तो गौण चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई? गौण चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है श्री भज्जू सिंह श्याम ने। बताते हैं, आपने नाम सुना होगा, पहले मैं आपको ये लिख दूं फिर बताता हूं। एमपीपीएससी प्री के लिए भज्जू सिंह श्याम को भारत सरकार द्वारा क्या दिया गया? भारत सरकार द्वारा 2018 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान होता है पद्म श्री। सबसे ऊपर भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर होता है आपका पद्म श्री। तो चौथा सर्वोच्च सम्मान होता है आपका
ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पद्मश्री। एक और बात याद रख सकते हैं, आपने द जंगल बुक का नाम सुना होगा, द जंगल बुक। द जंगल बुक के चित्रों पर, द जंगल बुक की कई कॉपियां बिकी हैं और उसमें भी चित्र बनाए हैं भज्जू सिंह श्याम ने। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं भज्जू सिंह श्याम। तो भज्जू सिंह और जनगढ़ सिंह श्याम, श्याम श्याम कहाँ मिलेंगे? पाटनगढ़ डिंडोरी। तो आज श्याम कहाँ मिलेंगे? पाटनगढ़ डिंडोरी में। याद रखिएगा, ये हैं हमारे भज्जू सिंह श्याम। देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, कोई प्रश्न है तो पूछिए। चलें आगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इनके बाद हम बढ़ते हैं कुछ और चित्रकारों की तरफ। आइए मिलाते हैं आपको दुर्गाबाई व्योम। दुर्गाबाई व्योम गुण भी कहते हैं इनको। देखिए, मैं एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, इसमें आगे पीछे लिखे हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ आप उस तरीके से याद रख सकते हैं। इनका नाम है दुर्गाबाई व्योम, या इनको दुर्गाबाई गुण के नाम से आप जान सकते हैं। क्या किया इन्होंने, कहाँ से आती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी आपने जनगढ़ सिंह श्याम को पढ़ा, भज्जू सिंह श्याम को पढ़ा, दोनों गुण थे, तीसरे नंबर पे गुण चित्रकार हैं। इनका जन्म 1974 में हुआ था, ग्राम बुरबासपुर और मंडला, यानी ये मंडला जिले से बिलोंग करती थी। तो अभी आपने पढ़ लिया था डिंडोरी की कहानी, अब आ गई है आपके सामने मंडला की कहानी। तो मंडला जिले के ग्राम बुरबासपुर से संबंधित थी हमारी दुर्गाबाई, नंबर 1। नंबर 2, यह गोंड चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार हैं, क्योंकि ये गोंड जनजाति से आती हैं, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, जिन्होंने गोंड चित्रकला को एक विशेष पहचान दी। तो गोंड चित्रकला को एक विशेष पहचान देने के कारण इनको जाना जाता है दुर्गाबाई व्योम को। इन्होंने अपनी माँ से एक चित्रकला सीखी थी जिसको बोलते हैं डिगना कला। क्या होती है डिगना कला, आपको बताते हैं। तो इन्होंने अपनी माँ से डिगना कला सीखी थी, जो गोंड जनजाति में प्रचलित होती है। डिगना कला गोंडों में विवाह के समय और फसल उत्सव के समय घर की दीवारों को सजाने की जो चित्रकला है उसे डिगना कहते हैं। मैंने आपको एक दिन बताया था डिगना कला, मांडना कला, नोहडोरा और पिथौरा, ये 4-5 नाम लिखवाए थे और आपसे कहा था याद रखना, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और जिस दिन प्रश्न आएगा मैं आपको बताऊंगा। मांडरा सहरिया में होती है, डिगना गोंड में होती है, नोहडोरा गोंड और बैगा दोनों में होती है और पिथौरा भीलों में होती है। तो डिगना कला क्या होती है कि विवाह और फसल कटने के समय या जो फसल उत्सव होता है उसमें घर की दीवारों को जो सजाने की कला होती है इसे डिगना कला कहते हैं। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि डिगना कला की प्रसिद्ध चित्रकार कौन सी हैं, उनका नाम है दुर्गाबाई व्योम, या जिन्हें दुर्गाबाई गोंड कहते हैं, मंडला जिले के बुरबासपुर से हैं। खास बात यह है कि इनको भी भारत सरकार ने क्या दिया है बताते हैं। तो दुर्गाबाई गोंड जनजाति की लोक कलाओं को प्रदर्शित करती हैं, यानी जो उनकी लोक कलाएं उनको प्रदर्शित करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है ये वाला सेंटेंस। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को उनके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जैसे कि इनमें से क्या याद रखना है, तो मैं आपको उसी चीज को तो हाईलाइट कर रहा हूं। जैसे कि मान के चलिए, अगर आप मुझसे पूछें कि सर अगर आप पढ़ रहे हो दुर्गाबाई को तो आप क्या याद रखें, मैं आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखूंगा एज ए स्टूडेंट। बोला सर क्या? नंबर 1, ये किस जिले से बिलोंग करती थी, इनका मतलब गांव और जिला। तो पहले लाइन में आ जाएगा मंडला जिले का बुरबासपुर, नंबर 1। नंबर 2 में क्या आएगा, इस जनजाति से हैं तो हमको पहले से ही पता है, नाम दुर्गाबाई गोंड बोलेंगे, दुर्गाबाई गोंड जिससे याद रहे। नंबर 3 है कि भारत सरकार ने इनको कब दिया है पद्मश्री, तो वो है 2022। इसके अलावा कोई चीज़ मैं इस स्लाइड में से याद नहीं करूँगा, क्योंकि बाकी ऐसी कोई खास बात नहीं है। और अगर इसके बाद मुझे कोई कला याद रखनी पड़ी तो वो है डिगना कला। डिगना कला तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो ये है हमारी दुर्गाबाई व्योम। नेक्स्ट नंबर है हमारा जोधैया बाई बोलते हैं इनको। जोधैया बाई से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है। जोधैया बाई, देखिए जोधैया बाई के बारे में, जोधैया बाई के साथ जो एक खास बात आप देखनी है आपको, वो ये है कि ये बैगा जनजाति की हैं
और अगर आप इनसे कुछ नहीं सीख पाए ना तो आप किसी से कुछ नहीं सीख पाए। पूछे सर ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि जिस उम्र में आप जीने की ख्वाहिश छोड़ देते हो उस उम्र में इन्होंने चित्रकारी सीखी। जिस उम्र में इंसान ढंग से सीधा खड़ा नहीं हो पाता उस उम्र में इनको पहचान मिली है। जिस उम्र में इंसान की सारी ख्वाहिशें समाप्त हो जाती हैं उस उम्र में इनके पास एक नया जोश था। सोचिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप किस उम्र में क्या कर सकते। देखिए कौन है यह? एक प्रसिद्ध बैगा जनजाति की चित्रकार है। नंबर 1, किस जनजाति से बिलोंग करती हैं? बैगा जनजाति से बिलोंग करती हैं। इनका जो वर्थ है याद रखिएगा 1 जनवरी 1950 को उमरिया जिले के लोहरा गांव में हुआ था। तो मैं चाहूंगा कि आप इस लाइन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएं क्योंकि चित्रकारों में उनके जिले बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन पूछा जाएगा कि जोधैया बाई किस जिले की हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि जोधैया बाई 1 जनवरी 1950 को उमरिया जिले के लोहरा गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने बैगा चित्रकला, क्योंकि बैगा चित्रकला की ये पहली और इकलौती चित्रकार हमको दिख रही हैं क्योंकि इससे पहले हमने किसी भी बैगा चित्रकार को नहीं पढ़ा जिसने कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई काम किया हो। तो ये कौन है? इनका नाम है जोधैया बाई। 1 जनवरी 1950 को उमरिया जिले के लोहरा गांव में इनका जन्म हुआ था। बैगा चित्रकार है। बैगा चित्रकला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। अब आते हैं इनके गुरु का। देखिए गुरु की ना कोई उम्र होती, गुरु गुरु होता है। देखें आप जोधैया बाई की सबसे खास बात है जोधैया बाई ने 67 वर्ष की एज में चित्रकारी सीखी। समझ रहे हैं आप? 67। बहुत सारे लोग तो 67 में उधर शिफ्ट हो जाते हैं। 67 में खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। आजकल की युवा जनरेशन को देख लो तो हालत खराब है। 67 वर्ष की आयु में चित्रकारी सीखी। और इनका जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो आप मेरी नज़र से देखेंगे, इनके गुरु का नाम, क्योंकि इनको महान बनाने में भले ये उम्र में बड़ी हैं लेकिन अगर इनके गुरु नहीं होते ना तो ये प्रॉपर सीख पाती और ना ही इतना नाम हो पाती। तो इनके गुरु का नाम है आशीष स्वामी। आशीष स्वामी ने जब इनको पेंटिंग करते हुए देखा तो जोधैया बाई 67 की एज में अपने परंपरागत जो बैगा ट्राइब के चित्र हैं वो बनाती थी। लेकिन आशीष स्वामी ने उनसे कहा कि आप माताजी बहुत अच्छा कर रही हैं, आप अगर इनको कागज कैनवास से बनाएंगी तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगी। तो आशीष स्वामी ने इनको क्या किया, मोटिवेट किया और फिर जो है ये क्या करती हैं, ये पेंटिंग्स बनाती हैं। इनको 2 बड़े पुरस्कार मिले हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको सीधा बता रहा हूं, देखो मैं MPPSC लिखता जा रहा हूं। 8 मार्च यानी महिला दिवस, 8 मार्च 2022 को महिला दिवस के अवसर पर इनको एक पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय मातृशक्ति पुरस्कार। मातृशक्ति क्यों कहा गया है? क्योंकि इनकी एज इतनी ज़्यादा थी उसके बावजूद भी इन्होंने जो है क्या किया, हिम्मत नहीं हारी और पेंटिंग सीखी। तो 8 मार्च 2022 को इन्हें राष्ट्रीय मातृशक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। साथ साथ 2023 में भारत सरकार ने इनके उस सम्मान को भी पूरा कर दिया। ठीक है, भारत सरकार ने 2023 में इन्हें क्या दिया है, इन्हें सर्वोच्च, चौथा सर्वोच्च सम्मान जो है भारत का वो दिया है, यानी पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया है। तो ये हो गई आपकी जोधैया बाई। किस जिले से बिलोंग करती थी? मंडला जिले से। किस ट्राइब से आती थी? बैगा ट्राइब से। 67 ईयर में इन्होंने पेंटिंग सीखी है। आशीष स्वामी इनके गुरु बनते हैं और इनको 2 बड़े पुरस्कार मिले हैं, एक राष्ट्रीय मातृशक्ति पुरस्कार 2022 8 मार्च और दूसरा है इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया 2023 में भारत सरकार ने। ये हैं हमारी जोधैया बाई बैगा। चलें आगे और देखते हैं कोई रह गया है क्या। पेमा फल्या हो गए, लहरी बाई हैं, एक मीना राहंगडाले हैं और एक और शख्स हैं जिनका नाम रह गया है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, जिनका नाम है अर्जुन सिंह धुर्वे। तो मैं चाहता हूं पहले अर्जुन सिंह धुर्वे को ही पढ़ लिया जाए। अर्जुन सिंह धुर्वे जो हैं MPPSC और मध्य प्रदेश के कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। अर्जुन सिंह धुर्वे साहब कौन है? तो अर्जुन सिंह धुर्वे कौन है? देखिए इनका जन्म मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में हुआ है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि डिंडोरी जो है बड़ा फेमस है। डिंडोरी जिले में 3 फेमस लोगों का जन्म हो गया, एक जनगढ़ सिंह श्याम, अज्जू सिंह श्याम और तीसरे हमारे अर्जुन सिंह धुर्वे। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में हुआ था। ये बैगा नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? बैगा नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं।
अगर आपको पता हो तो बैगा जनजाति का सबसे फेमस नृत्य है जिसका नाम है परधौनी नृत्य। परधौनी नृत्य का कब किया जाता है, तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि जब बैगा जनजाति में बारात का आगमन होता है, क्या होता है, बारात आगमन के समय एक पुरुष जो है उसका स्वागत करता है। कौन करता है, बारात आगमन के समय एक पुरुष जो होता है बैगा जनजाति का, वो उनका स्वागत करता है बारात का, और वो क्या करता है, अलग रूपरेखा धारण करता है, कहीं मुखौटा लगा लेगा और फिर वो उस बारात के आगे नाचता है, जिसे परधौनी कहते हैं। तो ये जो परधौनी के बहुत फेमस राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से इनका संबंध है, बैगा नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। याद रखना है, बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य जो परधौनी है, जो बारात के आगमन पर किया जाता है, इसमें पुरुष बैल, मोर, घोड़ा, हाथी का मुखौटा पहनकर जो है क्या करता है, नृत्य करता है। तो इसलिए भारत सरकार ने इनसे खुश होकर, भारत सरकार ने इनके इस नृत्य से, इनकी कला से प्रदर्शित होकर 2022 में इनको कौन सा सम्मान दिया है, तो 2022 में इनको सम्मानित किया गया है पद्मश्री सम्मान से। आपसे सिर्फ क्या पूछा जाएगा, अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध किससे है, अर्जुन सिंह धुर्वे किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है परधौनी नृत्य या बैगा नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। 2022 में इनको भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। अब हम बात करते हैं, इसके अलावा दो महिलाओं के नाम मैंने और बताए हैं जिसमें लिखे हुए हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। एक है हमारी लहरी बाई। लहरी बाई तब चर्चा में आई जब पीएम मोदी ने अपने अभिभाषण में इनकी प्रशंसा की थी। तो कौन है लहरी बाई, आइए देखते हैं। लहरी बाई सिलपड़ी, जो कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में। तो देखिए डिंडोरी कितना फेमस है, क्योंकि वहाँ पर ट्राइब्स ज़्यादा रहती हैं। तो ये आदिवासी महिलाएं जो डिंडोरी जिले में मिलेट्स बैंक क्या चलाती हैं, मिलेट्स बैंक। मिलेट्स मतलब होता है मोटा अनाज, मोटा अनाज। मिलेट्स बैंक चलाने के लिए प्रसिद्ध हैं कौन, लहरी बाई। लहरी बाई से जो प्रश्न बनेगा वो यही पूछा जाएगा कि लहरी बाई किसके लिए प्रसिद्ध है, मिलेट्स बैंक के लिए प्रसिद्ध है। ये मिलेट्स बैंक चलाती हैं, डिंडोरी जिले की हैं। याद रखिएगा, पीएम मोदी, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री मोदी जी ने लहरी बाई को लोगों के लिए प्रेरणा बताया, ठीक है, और उनकी तारीफ की थी अपने मन की बात में। मिलेट्स को, मोटे अनाज को सुपर फूड कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, किस अनाज को सुपर फूड कहते हैं। और इन मिलेट्स को वित्त मंत्री सीतारमण, निर्मला सीतारमण ने श्री अन्न कहा है। क्या कहा है, श्री अन्न। तो श्री अन्न, सुपर फूड या मिलेट्स कहते हैं मोटे अनाज को, क्योंकि जनजाति, जैसे आपने सुना कोदो, कुटकी, बाजरा, ज्वार, ये सब मोटे अनाज होते हैं। क्या क्या, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, ये सब मोटे अनाज होते हैं, याद रखिएगा। तो इनको सुपर फूड या श्री अन्न कहा जाता है। तो लहरी बाई कौन है, डिंडोरी जिले की एक आदिवासी महिला है जो मिलेट्स बैंक के लिए प्रसिद्ध हैं। एक है मीना रहांगडाले जी, क्या नाम है, मीना रहांगडाले जी की भी चर्चा जो है याद रखिएगा पीएम मोदी जी ने अपने मन की बात में की थी। यह बालाघाट जिले की एक आदिवासी महिला है, और क्यों फेमस है आपको बता देते हैं। इन्होंने महिलाओं का समूह बनाकर एक राइस मिल चलाई है, राइस मिल चला रही हैं, और इस राइस मिल की वजह से ये महिलाओं को क्या दे रही हैं, रोजगार भी दे रही हैं, इसलिए मोदी जी इनकी प्रशंसा करते हैं। तो जैसे कि आपसे पूछा जाए कि मीना रहांगडाले किस लिए प्रसिद्ध हैं, एक लाइन में इनका आंसर याद रख लो, राइस मिल चलाने के लिए। कहाँ की हैं, बालाघाट की हैं। इससे पहले हमने किसको पढ़ा, तो इससे पहले हमने पढ़ा है लहरी बाई, कहाँ की हैं, डिंडोरी की हैं, मिलेट्स बैंक के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये कुछ जनजातीय कलाकार हैं जिनके बारे में आप लोगों को पढ़ना था। उम्मीद है कि आपको ये सारे कलाकार समझ में आ गए होंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट कलाकार थे जनजातियों के वो मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। अगर आपको ये लिखने में दिक्कत आई हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे ये जो जनजातीय कलाकार हैं वो होते हैं समाप्त। अब जनजातीय कलाकार तो हो गए समाप्त, इसके साथ हमारे बचे कुछ राजनीतिक व्यक्तित्व बचे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें से आप 3-4 का नाम लिख लें, ज़्यादा तो नहीं, और बस। अगर आप चाहें तो हेडिंग बना सकते हैं, राजनीति से जुड़े जनजातीय व्यक्तित्व, जनजातीय
राजनीति से जुड़े जनजातीय व्यक्तित्व, और इसमें जो पहला नाम आप देखेंगे वो है राजा नरेश चंद्र। राजा नरेश चंद्र राजनीति से जुड़े हुए एक व्यक्ति रहे हैं, जनजातीय लीडर हैं। हम इनसे भी ज़्यादा नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 या 4 बातें लिखेंगे। यह छत्तीसगढ़ की बाईसगढ़ रियासत के राजा थे। बाईसगढ़ रियासत के शासक थे, उनको इनके बारे में पता है। नंबर 1, विशेषकर ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे। नंबर 2, 1952 में बनी प्रथम विधानसभा के सदस्य थे। प्रथम विधानसभा में मंत्री रहे या कैबिनेट मंत्री बने, यानी इन्होंने पहला चुनाव कब जीता था, अगर कभी पूछा जाए कि राजा नरेश चंद ने पहला चुनाव कब जीता था, 1952 में जो मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा बनी थी उसी में इन्होंने पहला चुनाव जीता था। इनकी सबसे खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। हालांकि ये कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो इनके बारे में यही है, और इससे ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन हमको इतना तो इनके बारे में पढ़ लेना चाहिए। और बताते हैं कि ये जो है हमारे लगभग, ठीक है, 13 दिन, कितने दिन, 13 मार्च से लेके 25 मार्च 1969 तक सीएम रहे, ठीक है। और इतने दिन में इन्होंने 13 दिन थे। ये कभी पूछा जाए 13 दिन के मुख्यमंत्री कौन थे मध्य प्रदेश के, तो उनका नाम है राजा नरेश चंद। तो ये जो है एक रियासत से बिलोंग करते थे, परंतु ये एक ट्राइबल कम्युनिटी से आते थे। इनका नाम है राजा नरेश चंद। इंपॉर्टेंट है, नाम नोट कर सकते हैं, राजा नरेश चंद। चलें आगे, राजा नरेश चंद। इसके बाद कुछ 2-3 नाम और लिखा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मुझे। एक बहुत फेमस लीडर रहे हैं मध्य प्रदेश के, जिनका नाम है दिलीप सिंह भूरिया। और अभी एक कुछ टाइम पहले हमारे, आपने सुना होगा, कांतिलाल भूरिया भी थे। दोनों एक ही जगह से आते हैं, दिलीप सिंह भूरिया। जन्म झाबुआ, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के थे, याद रखिएगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ। नंबर 2, ये राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी नेता थे। राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी नेता थे। कौन थे? राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी नेता थे। राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने के लिए हमको कौन सा चुनाव जीतना पड़ता है? तो राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने के लिए हमको सांसद का चुनाव जीतना पड़ता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं। चलिए, ये 6 बार सांसद रहे। झाबुआ से ही क्या रहे थे? 6 बार सांसद रहे थे। ये 3 जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मुझे लगता है एग्जाम में आ सकती, देखेंगे। यह अटल जी की सरकार में के राष्ट्रीय
अनुसूचित जाति व जनजाति के अध्यक्ष बने, अध्यक्ष रहे। आप जानते हैं ना, पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति एक ही होता था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा किस आर्टिकल में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान था। आर्टिकल बताइएगा, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया है। दिलीप सिंह भूरिया जी। पैसा कानून या पैसा अधिनियम 1996 को बनाने का श्रेय भूरिया जी को है, यानी इन्होंने ये कानून लागू करवाया, भूरिया जी को है, इसीलिए बड़े फेमस हैं। भूरिया जी को है, दिलीप सिंह भूरिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ऐसा कानून मध्य प्रदेश में 2022 से लागू है। और याद रखेंगे आप, तेंदुपत्ता, कौन सी? तेंदुपत्ता नीति बनाने वाली, तेंदुपत्ता नीति बनाने वाली भूरिया कमेटी के अध्यक्ष थे। यानी भूरिया कमेटी बनी थी तेंदुपत्ता नीति लागू करने के लिए। भूरिया कमेटी के क्या थे? ये अध्यक्ष थे। इसके साथ साथ इनके बारे में बताया जाता है कि बोफोर्स घोटाला हुआ था, जिसको लेकर काफ़ी विवाद रहा। बोफोर्स घोटाले की जांच समिति के मेंबर थे, कि जांच समिति के भी सदस्य थे, जांच समिति के भी सदस्य बने थे। तो ये थे हमारे दिलीप सिंह भूरिया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इनसे प्रश्न कैसे बनेगा? तो इनसे प्रश्न बनेगा, जो मेरा मानना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनेगा वो ये है। एक तो है पैसा अधिनियम 1996 जो बनाया गया था आदिवासियों को संरक्षण देने के लिए, जिसमें जो ग्राम सभा है उनको ज़्यादा पावर दी गई है आदिवासी क्षेत्रों। इसे बनाने का श्रेय किसको है? श्री भूरिया जी को है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तेंदुपत्ता के लिए बनी भूरिया कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो भूरिया कमेटी के अध्यक्ष दिलीप सिंह भूरिया थे। और बोफोर्स घोटाला जो कारगिल वॉर के समय का है, ठीक है। बोफोर्स एक तोप का नाम है, याद रखिएगा, इसमें कई लोगों का नाम जुड़ा था। तो बोफोर्स घोटाले की जांच समिति के सदस्य भी रहे हैं दिलीप सिंह भूरिया। ये दूसरे इंपॉर्टेंट नाम हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। चलिए, तीसरे नंबर पे आती है हमारी जमुनाबाई। मुझे लगता है जमुनाबाई आ सकती हैं, और जमुनाबाई तो इसी में लिखी हैं, तो हम क्यों यहाँ पर परेशान हों। यहाँ पर लिखा हुआ है जमुनाबाई के बारे में, यहाँ देते हैं आपको। देखिए, डिटेल में लिखा हुआ है। हमारा जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है जमुनाबाई जी के बारे में वो ये है, मध्य प्रदेश का कौन सा व्यक्तित्व है जो बुआ जी के नाम से फेमस है? आपने सुना होगा, एक हमारे यहाँ लीडर हैं जिनको ताई कहते हैं, सुमित्रा महाजन को, और एक हैं जिनको कहते हैं बुआ जी। तो कौन सा व्यक्तित्व बुआ जी के उपनाम से फेमस हैं? ये हैं जमुनाबाई। जमुनाबाई की उपलब्धियां बहुत हैं। क्या है? इनका जन्म 19 नवंबर 1929 को सरदारपुर धार में हुआ था। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जमुनाबाई का बर्थ प्लेस क्या है? सरदारपुर धार। ये राजनीति की धुरंधर हैं। शिक्षा इनका हुआ था इंदौर कैनेडियन स्कूल में, इनका एजुकेशन हुआ था, और इनकी मृत्यु 2010 में इंदौर में हुई। ये कुछ बेसिक बातें होंगी, जन्म, मृत्यु और उपनाम। अब आते हैं, जमुनाबाई का जो जन्म है एक आदिवासी परिवार में हुआ। वे कम उम्र में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य बन गई, और उस दौर में जुड़ गई जब राजनीति बहुत अच्छी हुआ करती थी। फिर क्या होता है, आइए, राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य बन गई। वे 1952 से 1957 तक मध्य प्रदेश राज्य की पहली विधानसभा की सदस्य रही हैं। यानी मध्य प्रदेश में जब पहली बार चुनाव हुए थे, पहली विधानसभा बनी थी, उसमें भी ये मेंबर थी। अब आते हैं क्या क्या किया। ये 6 बार झाबुआ क्षेत्र से विधायक रही हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1962 में लोकसभा सदस्य रही हैं। 1978 से 1981 तक राज्यसभा सदस्य रही हैं। तो राज्यसभा सदस्य रही हैं, लोकसभा सदस्य रही हैं, विधायक रही हैं। 1998 में ये राज्य की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, महिला उप मुख्यमंत्री बनी है
और इनका जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है वो ये रहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2003 में ये राज्य की पहली महिला प्रतिपक्ष कब बनी थी? राज्य की पहली महिला प्रतिपक्ष बनी थी। महिला प्रतिपक्ष कहते हैं विधानसभा में विपक्ष के नेता, और प्रथम महिला विपक्ष की नेता बनी थी 2003 में। एक ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो है बुआ जी किस को कहा जाता है? तो बुआ जी के नाम से कौन फेमस है? जमुनाबाई फेमस है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सरदारपुर में। तीसरी लाइन ये फेमस है। आपसे पूछा जा सकता है जमुनाबाई किसका सदस्य नहीं रही, क्योंकि ये लोकसभा सदस्य हैं, विधानसभा सदस्य हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ें। तो ये हो गई हमारी जमुनाबाई। जमुनाबाई के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अभी तक हमने शायद 3 या 4 लोगों, राजा नरेश चंद, दिलीप सिंह भूरिया, और तीसरे नंबर पे हो गई हमारी जमुनाबाई। चौथे नंबर पे देखते हैं कौन है। देखिए कुछ नाम और हैं। एक कांतिलाल भूरिया हैं, कांतिलाल भूरिया जी हैं, याद रखिएगा। ये भी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, सुबह से बिलोंग, राजनेता रहे हैं। तो एक हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते, कुलहस्ते, कुलहस्ते, फग्गन सिंह कुलस्ते भी बहुत फेमस लीडर हैं, राजनीति के धुरंधर रहे हैं, और ये बिलोंग करते हैं हमारे, आप चाहो तो इनका जन्म लिख लो। मंडला आपने सुना होगा, मंडला, ठीक है। मंडला जिले में एक बारावती नाम का गांव है, बारावती गांव आता है मंडला जिले में, वहाँ करते हैं, ठीक है। कौन? फग्गन सिंह कुलस्ते। दूसरी खास बात इनकी है कि ये कई बार तो सांसद रहे हैं, मंडला लगातार कई बार सांसद रहे, ठीक है। फिर विधायक भी बने हैं। देखिए इनके बारे में 1989 में ये विधायक बने। क्या बने? विधायक बने। फिर आप देखेंगे इनके बारे में, तो हमने ये पढ़ा है कि बहुत 2012 में राज्यसभा सदस्य, और 2014 में पुनः लोकसभा सदस्य। राजनीति के अंदर हैं भैया, इतनी बार चुनाव जीते हैं। और वर्तमान में मोदी मंत्रिमंडल में
मोदी जी के मुख्यमंत्री। लौह इस्पात, लौह इस्पात राज्य मंत्री हैं। आपसे मतलब जनरली देखिए क्या है, इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, कब ये सांसद बने, कब विधायक बने, तो कुल मिलाकर अगर आप ध्यान से देखो तो सांसद भी रहे हैं, यानी लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं, राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं और फिर से लोकसभा सदस्य जीते हैं। ये पहले भी मंत्री रहे थे, स्वास्थ्य एवं परिवार से जुड़े रहे थे, और अभी ये वर्तमान में लौह इस्पात क्षेत्र में ये राज्य मंत्री के पद। फग्गन सिंह कुलस्ते बारावती से बिलोंग करते हैं, जो कि मंडला जिले में है। ये नाम आप देख सकते हैं। और लास्ट है जो मुझे लगता है ये बताकर मैं, श्री उमंग सिंघार, नाम है श्री उमंग सिंघार। ये मध्य प्रदेश के धार निवासी हैं। कहाँ से आते हैं? धार से आते हैं, जनजातीय लीडर हैं। मैं अभी 2018 से 2020 तक, 2018 से 2020 तक ये वन मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में। और ये फेमस इसलिए है कि आप करंट का क्वेश्चन है, फेमस इसलिए है कि ये मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, वर्तमान में विधानसभा, वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में इस प्रतिपक्ष है, विपक्ष के प्रतिपक्ष हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस पार्टी से जुड़े हैं श्री उमंग सिंघार, और उसी पार्टी में ये सरकार में रहे थे, वन मंत्री रहे थे मध्य प्रदेश। मुझे लगता है जो जितने भी इम्पोर्टेंट जो जनजातीय व्यक्तित्व थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए। आप लोगों के मन में जो रह गए, देखिए मेरे हिसाब से जितने भी महत्वपूर्ण थे, चाहे वो कला से संबंधित हो, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो यानी आंदोलन, और चाहे वो राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण थे, वो करवा दी। इतिहास में आपको कुछ बहुत सारे नाम आजकल किताबों में आ गए, कई सारे, आपके पास जो भी किताब कीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने कर दिए, उम्मीद है कि आप लोग लगी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे या तो जनजातीय लोक साहित्य की बात करेंगे, जो आपका एक टॉपिक रह गया है, या फिर एक टॉपिक रह गया आपका जनजातीय कल्याणकारी योजनाएं। दो टॉपिक आपके रह गए हैं बस, उसके बाद, और कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्दी आपका जो, मुझे लगता है कि 10 तारीख तक आप आए दिया, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक